नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने मंगलवार को पद से इस्तीफा दे दिया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें हटाने के लिए नवंबर से ही देश में विरोध प्रदर्शन जारी था। दरअसल सर्बिया के दूसरे सबसे बड़े शहर नोवी सैड में 1 नवंबर को रेलवे स्टेशन की छत का एक हिस्सा गिर गया था। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद देश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए और इस घटना की जवाबदेही की मांग करने लगे। लोगों का आरोप था कि निर्माण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की वजह से छज्जा गिरने की घटना हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद लोग प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़ को याद कर रहे हैं, जहां अब आधिकारिक तौर पर कह दिया गया है कि 30 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने तो शुरू से ही एक भी मौत होने की बात नहीं मानी। अब लोग कह रहे हैं कि एक देश में 15 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहा है और एक देश में 30 लोगों की मौत को छोटी घटना बताया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने महाकुंभ में मौतों के आंकड़े को छुपाए जाने पर योगी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि जो आदमी घंटों तक मौत के आंकड़े छिपाता हो, दर्जनों मौत के बाद भी फूलों की बरसात करवाता हो, वो कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक योगी तो कतई नहीं हो सकता। ये शर्मनाक है। सीएम योगी की लगातार निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है। इस बीच अब उन्होंने नया कार्ड खेला है। महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई, जबकि 60 लोग घायल हैं। इस घटना की जांच के लिए सीएम योगी ने कमेटी के गठन का ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भगदड़ का जिक्र करते हुए सीएम योगी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा ये घटना बेहद दुखद है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हम राज्य सरकार की ओर से दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी कर रहे हैं। न्यायिक आयोग पूरे मामले की जांच करेगा और एक समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। महाकुंभ के संगम क्षेत्र में बुधवार को भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई। योगी सरकार घिरी हुई है। इस बीच योगी सरकार में मंत्री ने बहुत ही असंवेदनशील बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। बता दें, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जहां जगह हो वहीं स्नान करें श्रद्धालु। जहां इतनी बड़ी भीड़ होती है, इतना बड़ा प्रबंधन होता है, वहां ऐसी छोटी मोटी घटना हो जाती है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जुबान फिसल गई थी और ये बयान निकल गया। इस घटना से सभी लोग दुखी हैं। घटना को छोटी नहीं मान रहे हैं, ये बड़ी घटना है। अब कुंभ प्रशासन की ओर से महाकुंभ में मरने वालों की संख्या बताई गई है। डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने बताया है कि महाकुंभ में रात 1 से 2 बजे के बीच हुई भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई है। 25 लोगों की पहचान हो चुकी है और बाकी 5 की पहचान की जा रही है। बता दें, योगी शुरू से कह रहे हैं कि लोग घायल हुए हैं, मरा कोई नहीं है, लेकिन अब डीआईजी की ओर से यह बयान आया है और लोग कह रहे हैं कि इससे अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं गोदी मीडिया शुरू से 7 और 10 लोगों की मौत बताया जा रहा है, उसको भी वो हिम्मत करके कुछ घंटों बाद बता रहा है। दुनिया का हर पत्रकार 15 से कम आंकड़ा तो बता ही नहीं रहा था, बल्कि जो मौजूद था वो काफी अधिक संख्या बता रहे थे। लेकिन गोदी मीडिया मौजूद होने के बाद भी पीआर बना हुआ था और आंखें मूंद रहा था। लेकिन अब कुंभ प्रशासन ने ही गोदी मीडिया को तमाचा जड़ दिया है और गलत साबित किया है। राजनेता रहे और फिर से कविता और कथा करते रहे कुमार विश्वास लगातार विवादों में घिरे रहते हैं। ये शायद वो ऐसा जानबूझकर करते हैं जिससे निगेटिव ही सही उनकी चर्चा हो। जो निगेटिव है उससे उनको राज्यसभा सीट भी मिल सकती है। सोनाक्षी सिन्हा, सैफ अली खान के बेटे तैमूर पर विवादित बयान देने वाले कुमार विश्वास ने अब महाकुंभ में लोगों की मौत को अवसर के तौर पर देखा है। उनके एक वीडियो को कॉमेडी और सटायर करने वाले राजीव निगम ने ट्वीट किया है। वीडियो में कुमार विश्वास कह रहे हैं, इस कुंभ पर भी कुछ गिद्धों की दृष्टि है। एक अमंगल का समाचार आता है तो उनके हृदय में कनिका खिल जाती है कि चलो कुछ अमंगल हुआ। इसके आगे भी ऐसे लोगों की छाती में दरार डालने की बात करते हैं वो। इस वीडियो को ट्वीट कर राजीव निगम ने लिखा है कि देखो इस पाखंडी गिद्ध को, इतनी दुखद घटना पे भी संवेदना की जगह ही नफरती जहर उगल रहा है। इस हृदय विदारक घटना में इस जहरीले इंसान को मंगल ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ऐसे क्षण में भी ये अपनी रोटियां सेक रहा है, जहर घोलने का काम कर रहा है। शर्म नहीं आती? ऐसे ढोंगी पाखंडियों से देश को सावधान रहने की जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने महाकुंभ को लेकर गोदी मीडिया को सुनाया है। उन्होंने कहा कि अगर टीवी मीडिया को 12 घंटे लगते हैं ये लिखने में कि कुंभ में भगदड़ में कुछ मौतें हुई हैं, तो समझ में सकते हैं ये अब किस हद तक जा चुके हैं।
फिर इन्हें बुरा लगता है जब लोग टोकते हैं तो। और सरकार को भी समझना चाहिए कि कभी कभी अति प्रशंसा फायदा से नुकसान करती है। कुंभ में भगदड़ हुआ, कुछ लोगों की मौत हुई, तो ऐसे माहौल में कम से कम पुष्प वर्षा की जरूरत नहीं थी, और अगर हुई तो इसकी नॉन स्टॉपिंग रिपोर्टिंग जरूरी नहीं थी। दोनों हुए आज, इसलिए कहा जाता है कि आसपास आलोचक का रहना जरूरी होता है। महाकुंभ प्रयागराज में भयंकर भगदड़ हुई, जिसमें कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या अलग अलग बताई जा रही है। हालांकि सीएम योगी ने तो केवल घायल बताए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या कोई 15 बता रहा है, कोई 25 तो 50 से अधिक बता रहा है, लेकिन ये बस दावे हैं। हालांकि 15 की संख्या तो गोदी मीडिया तक चला रहा है, इसका मतलब है संख्या अधिक होगी, क्योंकि गोदी मीडिया आंकड़े बताने की जगह, मैनेजमेंट की कमियां निकालने की जगह सरकार के पीआर का काम कर रहा है। हालांकि जहां योगी एक भी मौत की बात नहीं कर रहे, तो वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर मौतों पर परिवारजनों से अफसोस जताया है। इलाहाबाद में हालात सामान्य हो रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जैसे बाबाओं ने भगदड़ को छोटी घटना बताना शुरू कर दिया है, लेकिन विपक्ष का हमला जारी है। योगी जहां महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा और किसी की भी मौत हुई है ये नहीं बता रहे हैं, तो मोदी ने भी मृतकों के परिवारजनों से ट्वीट कर संवेदनाएं जाहिर की हैं। इसके बाद अमित शाह ने भी योगी के उलट मोदी का रास्ता अपनाया है और उन्होंने भी मृतकों का जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत दुखी हूं। उन्होंने लिखा, इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने को खोया है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। उन्होंने बताया कि घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह और भी कई नेताओं ने दुख जताया है और मृतकों के परिवारों से संवेदना व्यक्त की है। कुंभ में मची भगदड़ के बाद कई लोग लापता हैं। परिजन अपने संबंधियों की तलाश कर रहे हैं। लोग डरे हुए हैं कि कहीं भगदड़ में जान तो नहीं गंवा बैठे। बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि झांसी से कुंभ में आई अनीता देवी अपने पति की तलाश में दर दर भटक रही हैं। दोनों कुंभ में स्नान करने आए थे। उनके पति अभी तक नहीं मिले हैं। अनीता देवी ने कहा, उन्हें यानी पति को दवाओं की जरूरत है। उनकी दवाइयां मेरे पास हैं। जब भगदड़ मची तो मेरा हाथ उनसे छूट गया और पलक झपकते ही वो गायब हो गए। तब से कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं मिल रहे हैं। इस साल यहाँ कई खोया पाया केंद्र खुले हैं, इन केंद्रों पर भी मुझे नहीं मिले। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ गए। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, जहाँ हूँ जीवित हूँ और सुरक्षित हूँ। अनीता देवी की तरह कई और लोग हैं जो अपने खोए परिजनों की तलाश कर रहे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो खोया पाया केंद्रों के सामने घंटों से खड़े हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके परिजनों को यहाँ लाया जा सकता है। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ के बाद विपक्षी नेताओं ने केंद्र और योगी सरकार पर कुप्रबंधन और वीआईपी कल्चर अपनाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा कि इलाहाबाद गए श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार इधर उधर से आए वीआईपी लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना के लिए वीआईपी कल्चर को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। शोक व्यक्त करते हुए गांधी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद दुखद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महाकुंभ में भगदड़ पर सरकार को घेरा है। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि महाकुंभ के दौरान तीर्थ राज संगम के तट पर हुई भगदड़ से कई लोगों की जान गई है और अनेकों लोगों के घायल होने के समाचार बेहद हृदय विदारक हैं। अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, प्रबंधन से ज्यादा खुद के प्रचार पर ध्यान देना और बदइंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अभी कई महत्वपूर्ण शाही स्नान बचे हैं, तो केंद्र और राज्य सरकारों को अब चेत जाना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि आगे ऐसी अप्रिय घटनाएं न हो। श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा व मूवमेंट आदि की व्यवस्था में विस्तार करना चाहिए और वीआईपी मूवमेंट पर लगाम लगानी चाहिए। यही हमारे साधु संत भी चाहते हैं। कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि पीड़ितों को हर संभव मदद करें। महाकुंभ में भगदड़ पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए।
विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। राहुल गांधी लगातार केजरीवाल को मोदी की तरह बता रहे हैं और साबित भी कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल उस चीज से बच जाते हैं। जैसे राहुल गांधी ने आज कहा कि केजरीवाल जी ये साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि वो दिल्ली में जातिगत जनगणना कराएंगे और आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि केजरीवाल जी ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी मोदी जी की तरह हैं। राहुल ने कहा कि केजरीवाल आरक्षण के खिलाफ हैं, गरीबों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। जब माइनॉरिटी के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने हिंसा की तो केजरीवाल कहाँ थे? बता दें, राहुल गांधी ने पिछली बार भी केजरीवाल को चुनौती दी थी कि वो आरक्षण और जातिगत जनगणना और माइनॉरिटी पर बोलें, लेकिन केजरीवाल नहीं बोले और ये कहकर आगे निकल गए कि मैं देश के लिए लड़ रहा हूं और राहुल गांधी पार्टी के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। पीएम मोदी ने अब दिल्ली चुनाव में वो किया है जो आज तक उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उम्र में बहुत छोटे और कद में भी बहुत छोटे बीजेपी नेता के मंच पर पैर छू लिए। हालांकि मोदी का ऑरा अलग रहा है। वो पहले ऐसे नेताओं से मिलते तो थे, लेकिन कभी कभी इग्नोर भी करते थे। लेकिन अब जब मंच पर पैर छुए तो लोगों को नीतीश कुमार की याद आ गई। नीतीश कुमार भी कई बार अपने छोटे प्रत्याशी के पैर या मोदी के पैर ये हाथ पकड़ते रहे हैं, जिसके बाद उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठने लगे। और अब पीएम मोदी ने ऐसा किया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को दिल्ली के करावल नगर इलाके में रैली की। इस दौरान पीएम मोदी जब जनसभा संबोधित करने मंच पर पहुंचे तो पटपड़वा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी ने पीएम मोदी के पैर छुए। इसके बाद पीएम मोदी ने भाजपा प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी के 3 बार पैर छुए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें, पीएम मोदी इससे पहले महिलाओं के साथ तो ऐसा करते रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं किया जो आज किया। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव के लिए ऐसा किया है, तो कुछ का कहना है कि दिल्ली चुनाव में ऐसा क्या है जो लोकसभा चुनाव में नहीं था या किसी बड़े प्रदेश के चुनाव में नहीं था। हालांकि सवाल कई हैं और जवाब भी कई आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर आज पीएम मोदी ने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत का विश्वास जताते हुए कहा कि 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी जाएगी और बीजेपी आएगी। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली कह रही है कि 5 फरवरी को आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। ये मोदी ने कहा कि दिल्ली वाले एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो उन्हें टैंकर माफियाओं से मुक्ति दिलाए और उन्हें नल का पानी मुहैया कराए। यहाँ का दृश्य दिल्ली के मूड को दिखाता है। दिल्ली कह रही है कि अब कोई बहाना, झूठे वादे, लूट, आपदा का झूठ और नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं दिल्ली भाजपा को बधाई देता हूँ। उन्होंने एक जबरदस्त संकल्प पत्र पेश किया है। इसमें दिल्ली की महिलाओं, युवाओं, मिडिल क्लास, ऑटो चालकों, दुकानदारों, झुग्गी वासियों सहित सभी के लिए योजनाओं का वादा किया गया है। दिल्ली चुनाव में पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों को बताया कि वो कैसे उनका ख्याल रखेंगे। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का ख्याल रखता है, दिल्ली वासियों, वैसे ही मैं परिवार की तरह आपका ख्याल रखूंगा। इसके बाद दिल्ली वासियों ने तालियां बजाईं। दिल्ली में पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा की बीजेपी सरकार पानी में जहर मिला रही है। इस पर मोदी ने कहा कि आपदा वाले कह रहे हैं कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। मोदी ने कहा कि ये सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। वो देश है जहाँ पानी पिलाना धर्म माना जाता है। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार सबक सिखाएगी। मोदी ने कहा कि इन आपदा वालों की लुटिया यमुना में ही डूबेगी। मोदी ने आक्रामक तेवरों के साथ चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। क्या हरियाणा दिल्ली से अलग है? क्या हरियाणा वालों के बच्चे, परिवार और नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते हैं? मोदी ने कहा कि हरियाणा का भेजा हुआ पानी, यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से मैं भी पीता हूँ, सभी न्यायमूर्ति और बाकी सभी सम्मानित लोग भी पीते हैं। दिल्ली चुनाव में यमुना का पानी एक मुद्दा बन गया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा की बीजेपी सरकार पानी में जहर मिला रही है। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर मानहानि का केस करने की धमकी दी और आज उन्होंने यमुना का पानी पीने का वीडियो डाला। इसके बाद केजरीवाल ने उस वीडियो को स्लो में चलाया है और दिखाया है कि नायब सिंह सैनी पानी पी रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो एडिट किया हुआ है। वहीं केजरीवाल ने दिखाया है कि बल्कि वो मुंह में ले जाकर पानी वापस थूक दे रहे हैं। केजरीवाल ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया और फिर वही पानी वापस से यमुना में थूक दिया। जब मैंने कहा कि अमोनिया की मिलावट के कारण यमुना का पानी दिल्ली वालों की जान के लिए खतरा हो सकता है,
तो इन्होंने मुझ पर एफआईआर करने की धमकी दी। जिस जहरीले पानी को ये खुद नहीं पी सकते, वही पानी दिल्ली की जनता को पिलाना चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हुई हत्या के मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट मार्च महीने में करेगा। इस बीच पीड़िता के परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका को भी वापस ले लिया है। इस याचिका में पीड़ित के परिवार ने पूरे मामले की दोबारा जांच की गुहार लगाई थी। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान पीड़िता के माता पिता के वकील को हिदायत भी दी थी कि वो सोच समझकर ही याचिका दायर करें, क्योंकि इस मामले में निचली अदालत ने अभियुक्त को सजा सुना दी है और सीबीआई ने मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर कर दिया है। बांग्लादेश लगातार भारत से अब तल्ख लहजे में बात कर रहा है और धीरे धीरे सारे पड़ोसी भारत के विरोध में जा रहे हैं। अब बांग्लादेश के होम एडवाइजर मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा है कि वो भारत अब हमारे तेवर देखेगा। 17 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में जब बैठक होगी, तब हम बांग्लादेश के हितों से जुड़े मुद्दे पूरी ताकत के साथ पड़ोसी देश के सामने रखेंगे। क्रॉस बॉर्डर तस्करी हो या सीमा पर बीएसएफ के जवानों की गोली से हमारे नागरिकों की हत्या हो, हम तल्ख लहजे में भारत से कहेंगे कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें, भारत के साथ सटी सीमा को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें वो ये मुद्दे उठाएगा। ये दोनों देशों के बीच डायरेक्टर जनरल लेवल की 55वीं कॉन्फ्रेंस है। अब तक के सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।